Hey जनता, वेलकम टू वेदांतु's मैथ चैनल। आई नो बहुत सारे स्टूडेंट्स सरप्राइज्ड भी हैं और बिल्कुल होना भी चाहिए, दो रीजन से। एक, मोगैम्बो इज हेयर एंड सेकंड, व्हाट हैपेंड टू मोगैम्बोज हेयर स्टाइल, है ना। तो भाई नया चैनल है ना, तो नए चैनल पे नई शुरुआत और नए थीम के साथ। और सिर्फ वही चीज़ नई नहीं है, आई वुड रादर से कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ओवर द ईयर मुझसे बहुत बार ये रिक्वेस्ट की है टेलीग्राम पे, यूट्यूब वीडियोस के कमेंट्स बॉक्स में कि सर नीट के लिए आप सेपरेट कोई सीरीज स्टार्ट क्यों नहीं करते। तो अब तक क्योंकि मैं जेई चैनल पे था, वहाँ पे ऑल द थिंग्स दैट वी डू आर प्योरली फ्रॉम जेई एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव। तो इस चैनल पे हम लोगों ने डिसाइड किया है कि हम बच्चों के अलग अलग एग्जामिनेशंस के जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो नीड है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग हर तरह की नीड को केटर करने की कोशिश करेंगे, है ना। तो ऑलरेडी जेई के स्टूडेंट्स के लिए एक स्प्रिंट सीरीज हम लोगों ने शुरू कर दी है और यहाँ से शुरुआत होती है उन सारे स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने नीट 2020 क्रैक करने का सपना लिया है। उन सब के लिए हम लोग करने जा रहे हैं द सिमिलर काइंड ऑफ, फॉर द फर्स्ट टाइम, राइट, नीट स्प्रिंट फॉर द नीट 2022 एस्पिरेंट। कितना ज़्यादा नया है मेरे लिए बार बार इस वर्ड को बोलना, है ना। मैं इतना ज़्यादा यूज टू हूँ जेई वर्ड को बार बार प्रोनाउंस करने के लिए या बोलने के लिए कि मुझे नीट एक्चुअली बहुत ज़्यादा नया लग रहा है। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, आई लाइक न्यू थिंग्स एंड आई लाइक टू टेक न्यू चैलेंजेस। आई होप दैट कि जितने भी स्टूडेंट्स डॉक्टर बनना चाहते हैं, जो नीट की प्रेपरेशन कर रहे हैं, उन सब के लिए ये सीरीज और इस चैनल पे होने वाली सारी एक्टिविटीज़ जो हैं, दे विल बी ऑफ अटमोस्ट यूज़ एंड हेल्प। हाँ भाई, तो पहले ही बता देता हूँ कि वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में आप ज़रूर मुझे बताना कि सेशन में और क्या चीज़ें आपको लगता है कि होनी चाहिए, या इसके अलावा और क्या चीज़ें आपको ज़रूरत पड़ने वाली हैं। तो जैसे ही हम स्प्रिंट ख़त्म करेंगे तो स्प्रिंट के बाद या स्प्रिंट के साथ पैरेलली भी हम लोग बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। इज़ देयर एनी वीडियो दैट यू वांट मी टू डू, किसी तरह की कोई परेशानी है जो तुम लोग फेस कर रहे हो, तो आई विल डू माई ओन रिसर्च। सी बीइंग एन इंजीनियर, ऑब्वियसली ऑर्गेनिकली मुझे बीइंग अ डॉक्टर वाले फेज़ का उतना ज़्यादा आइडिया नहीं है, बट एज बीइंग एन इंजीनियर वी आर गुड एट डूइंग द रिसर्च। तो हम डेफिनेटली रिसर्च करते हुए जो इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत आपको है, जो हेल्प की ज़रूरत आपको है, वो सारी इन्फॉर्मेशन और हेल्प आप तक पहुंचाई जाएगी। ठीक है बच्चों, तो बिल्कुल बिंदास, विदाउट एनी हेजिटेशन, कमेंट्स बॉक्स में बिंदास एकदम पूछ लेना। ओके, तो फिलहाल शुरू करते हैं हमारा स्प्रिंट सेशन फॉर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ नीट फॉर 2022 स्टूडेंट्स। ऑब्वियसली हमें ये भी पता होना चाहिए कि स्प्रिंट सेशन है, नंबर 1 सेशन है, सेशन नंबर 1। तो किस तरह से बाइफर्केशन होने वाला है, क्या क्या कंप्लीट करने वाले हैं। तो मैंने पूरी फिजिक्स को, लुकिंग एट द टाइमलाइन, हमने फिजिक्स को यूनिट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कंडक्ट करने की कोशिश की है। तो पहला स्प्रिंट सेशन जो है, इट इज़ गोइंग टू बी बेस्ड ऑन मैकेनिक्स, followed by electrodynamics, followed by modern physics, followed by thermal physics, followed by optics। तो इस तरीके से हम लोग मिनिमम 5 स्प्रिंट सेशंस करने वाले हैं। तो आई होप दैट ये वाला पॉइंट तो सबको समझ में आ गया होगा, दैट द फर्स्ट session that we are doing today here, this sprint is of mechanics, है ना। तो यूनिट्स के बेसिस पे कर रहे हैं, और ये आई एम श्योर वो वाली यूनिट है जिससे बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को प्यार नहीं है, बहुत ज़्यादा लगाव नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी फिज़िक्स वो सब्जेक्ट है जो सबसे बड़ा विलन है नीट एग्जामिनेशन का तुम्हारे लिए, और उस सब्जेक्ट में भी जो सबसे ज़्यादा पेनफुल एरिया है वो मैकेनिक्स है। तो आज मेरी कोशिश रहेगी कि मैं तुम्हारी लाइफ को आसान बना सकूं, मैं तुम्हें कुछ ऐसी चीज़ों में हेल्प कर सकूं जिससे कि ये जो यूनिट है वो तुम्हारे लिए थोड़ी सी ईजी हो जाए, और कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जिससे कि तुम मैकेनिक्स के क्वेश्चंस को अलग पर्सपेक्टिव से देखना शुरू कर दोगे। ओके, तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं। फॉर पीपल हु आर स्टिल थिंकिंग ये बंदा है कौन, सो what just happened, directly question आ गए। okay okay, so everyone, this is going to be the beginning now. This is me, your Suri sir. I am a B.Tech from IIT Bombay, और YouTube पे मेरे स्टूडेंट्स मुझे मोगैम्बो बुलाते हैं, because when you guys will be cracking the examination of NEET, मोगैम्बो खुश होगा। ओके, यस, और मैं दिल से चाहता हूँ कि मेरे स्टूडेंट्स डॉक्टर ज़रूर बने, और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स मेरे डॉक्टर्स बने, ताकि जब मैं बुढ़ा हो जाऊँ, बुढ़ापे में मुझे सिर्फ एक फ़ोन कॉल करना पड़े और मेरे स्टूडेंट्स मेरी हेल्प करें, मेरा ट्रीटमेंट करने की अगर ज़रूरत पड़े तो वो करें। ऑल इन ऑल तुम समझ गए कि इट्स एन इन्वेस्टमेंट दैट मोगैम्बो इज़ मेकिंग इन हिज ओन फ्यूचर। ओके, सो डोंट वरी, आई एम गोइंग टू डू एवरीथिंग द बेस्ट दैट आई कैन
If you want, you can follow me on Instagram as well, okay? Because future में I'm going to follow you people. Okay, so if you are new on the channel, definitely subscribe कर लेना, बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलना, ताकि जितने भी सेशन तुम्हारे लिए हम लोग करने जा रहे हैं वो सारे सेशंस तुम तक पहुँचे, ओके? बहुत जल्दी हम लोग इस चैनल के नाम को भी थोड़ा सा सोच रहे हैं रिवैम्प करें। वी मैथ गिव्स अ फीलिंग कि यहाँ पे सिर्फ ये बहुत ही अनरिलेटेड सब्जेक्ट है जो नीट से वो होने वाला है, पर डोंट वरी, बहुत जल्दी ये वेदांतु मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी हो जाएगा, ओके? तो चलो भाई जनता, आगे चलते हैं और आज का सेशन शुरू करते हैं, विच इज़ अबाउट द स्प्रिंट ऑफ नीट 2022 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, तो आइडिया क्या है, लॉजिक क्या है? लॉजिक बहुत सिंपल सा है। स्प्रिंट सीरीज क्या होती है? अगर तुम्हें ऑलरेडी आइडिया है तब तो यू नो दैट कि व्हाट टू एक्सपेक्ट। अगर आइडिया नहीं है तो तुम्हें सिर्फ मैं एक ब्रीफ आइडिया दे देता हूँ कि स्प्रिंट सीरीज वो है जहाँ पे हम लोग थियरी पे नहीं, प्रॉब्लम सॉल्विंग पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। एज नाउ द नीट नोटिफिकेशन इज़ आउट, तुम्हारा एग्जामिनेशन अब बहुत ज़्यादा दूर है नहीं, है ना? तो इसीलिए अब इस समय हम कोई ऐसी चीज़ नहीं करने जाएंगे जो कि हमारा स्ट्रेंथ एरिया नहीं है। ठीक है, अब तुम ये मत बोलना कि सर फिजिक्स ही हमारा स्ट्रेंथ एरिया नहीं है, पूरा फिजिक्स छोड़ देते हैं, तो वो तो ऑब्वियसली बेवकूफ़ी होगी। तो वो तो मैं डेफिनेटली मैं रेकमेंड भी नहीं करूँगा, और आई एम श्योर तुम डेफिनेटली जानते हो कि तुम ऐसा कर भी नहीं सकते। तो व्हेन यू आर ट्राइंग टू टैकल अ सब्जेक्ट लाइक फिजिक्स, तुम उस चैप्टर को अब हाथ मत लगाओ जो चैप्टर तुम्हारे लिए हमेशा से चैलेंजिंग रहा है। अब वो चैप्टर रोटेशन भी हो सकता है। नाउ व्हेन आई से हाथ मत लगाओ, उसको डिटेल में पढ़ने मत जाओ, उसके कॉन्सेप्ट्स के अंदर अब बिल्कुल इन डेप्थ जैसे हम 2 साल की तैयारी में जाते हैं वैसे जाने की कोशिश मत करो। एक दूसरा तरीका, एक बाईपास तरीका है जो कि स्प्रिंट सजेस्ट करती है, जहाँ पे हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो नीट या बाकी के नीट से रिलेटेड एग्जामिनेशंस हैं, या आई शुड से कि जो मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशंस हैं, वो वाले क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करके देखते हैं टू गेट एन आइडिया कि इस पर्टिकुलर चैप्टर से, जिसमें मैं उतना स्ट्रांग नहीं हूँ, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर मुझे एक हैंग मिलता है कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, तो डेफिनेटली एग्जाम में एक सर्टन लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस के साथ मैं जा सकता हूँ कि अगर वैसा क्वेश्चन आया तो डेफिनेटली आई एम गोइंग टू क्रैक दैट क्वेश्चन, राइट? तो वो आइडिया से हम लोग कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट निकालने की कोशिश जब करते हैं तो स्प्रिंट हमारे काम आती है, ओके? तो जनता, ऐसे अराउंड 20 क्वेश्चंस मैं पिक करके लाया हूँ, लुकिंग एट द टाइम लिमिट, एंड मोर देन एनीथिंग आई वांट यू पीपल टू फोकस अपॉन, ओके? जस्ट होल्ड ऑन अ सेकंड, देयर इज सम साउंड कमिंग फ्रॉम हियर, है ना? तो इसकी वॉल्यूम को हम कम कर देते हैं ताकि बैकग्राउंड की नॉइज हमें परेशान ना करे, ओके जनता? वेरी नाइस, गुड। सो एवरीवन, ये क्वेश्चन अभी शुरू करेंगे हम लोग। तुम्हारे एंड पे तुम्हें सिर्फ एक नोटबुक और पेन की ज़रूरत है, और पूरा 100% अटेंशन तुम्हारी तरफ से हमें यहाँ पे रिक्वायर्ड होगा, ठीक है? यस, गुड इनफ, होप थिंग्स आर सेट। यस, स्क्रीन शुड बी क्लियरली विजिबल, आई एम श्योर, ओके? सॉरी फॉर दैट डिस्ट्रैक्शन। सो आई वाज टेलिंग यू ऑल कि तुम्हारे एंड पे तुम्हें एक नोटबुक और एक पेन की ज़रूरत है, तुम्हें सिर्फ खुद से सॉल्व करने की कोशिश करनी है। रुक जाओ थोड़ी देर के लिए, शुरू करेंगे अभी। और उसके अलावा एक होमवर्क क्वेश्चन भी होगा, इसीलिए एंड तक बने रहना। तुम्हें वो क्वेश्चन मिलेगा, तुम्हें वो सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद में कमेंट्स बॉक्स में मुझे बताना है ऑब्वियसली, और अपने नाम और अपने सिटी के साथ में बताना, बिकॉज जो होमवर्क क्वेश्चन होगा वो जितने भी लोग करेक्ट आंसर करेंगे, अगले नीट के स्प्रिंट सेशन में मैं उन सारे स्टूडेंट्स के नाम डिस्प्ले करूंगा अलॉन्ग विद देयर नेम एंड द सिटी, स्पेशली वो जिनके आंसर्स करेक्ट होंगे, ठीक है? तो इसका मतलब ये नहीं कि गूगल करने लग जाओ, ओके? तो ट्राई टू लुक हाउ द क्वेश्चंस आर इन द एग्जामिनेशन, कैसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जामिनेशन में, और हाउ सूरी सर इज ट्राइंग टू सॉल्व देम। एंड थर्डली, ये कोशिश करनी है हमें कि हम एक आइडिया ले पाएँ कि मैकेनिक्स के क्वेश्चंस को अप्रोच करते समय हमारे थॉट प्रोसेस कैसे होने चाहिए, फॉर्मूला एप्लीकेशंस कैसी होनी चाहिए, वो सारी चीज़ों का हम लोग ध्यान रखेंगे, ओके जनता? तो लेट्स बिगिन। दिस इज़ अ क्वेश्चन जो कि काइनेमैटिक्स से है, और ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने कल ही जेई का सेशन भी किया था मैकेनिक्स का। कंपैरेटिव टू जेई स्प्रिंट तुम खुद उन क्वेश्चंस को भी देख सकते हो if you are a NEET aspiring student, so you will find the overall difficulty level of the questions are absolutely less in NEET examination,
और अगर ये सेशन कोई जेई एस्पिरेंट देख रहा है तो मैं बिल्कुल रेकमेंड नहीं करूँगा ये सेशन देखने का, क्योंकि शायद तुम दो चीज़ें सोचो, एक कि सूरी सर बहुत इजी क्वेश्चंस करा रहे हैं, दूसरा तुम गलत एक्सपेक्टेशन सेट कर लोगे जेई एग्जामिनेशन के लिए, क्योंकि जेई एक मैथमेटिकल या अदर मैथमेटिक्स इन्वॉल्विंग एग्जामिनेशन है, तो वहाँ पे द लेवल ऑफ फिजिक्स इज एज पर द मैथमेटिक्स एग्जामिनेशन ऑल्सो। तो यहाँ पे क्योंकि अंडरस्टूड है कि बायो के स्टूडेंट्स के पास मैथमेटिक्स एज अ सब्जेक्ट नहीं है, तो इसीलिए फिजिक्स भी अकॉर्डिंगली टोन्ड डाउन होती है। ठीक है, बीच में और बातें बताता रहूंगा, फिलहाल आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल, अ पर्सन ट्रैवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन मूव्स विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी v1, ओके, एंड इट सेज दैट फॉर अ सर्टेन डिस्टेंस x ही डज सो, इतना करता है वो, और उसके बाद में वेलोसिटी v2 के साथ में जाता है अगले उतने ही डिस्टेंस के लिए। तो हमें पता लगाना है कि व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी इन दिस केस। ओके, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन उसे करेक्टली रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो देखो भाई, इक्वल डिस्टेंस है x और x, ये वाला इक्वल डिस्टेंस या पहला डिस्टेंस v1 स्पीड से कवर होता है और ये वाला v2 या वेलोसिटी भी बोल सकते हो। तो क्वेश्चन में हमें बोला है कि इनमें से कौन सा रिलेशन v एवरेज वेलोसिटी को बताएगा। तो भाई सबसे पहली बात तो यहाँ कितना टाइम लगेगा, यहाँ कितना टाइम लगेगा, वो सेम तो हो नहीं सकते, बिकॉज सेम डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हो और अलग अलग स्पीड से कर रहे हो, तो टाइम कैसे सेम लग सकता है। हाँ, पर डेफिनेटली जो वैल्यू ज़्यादा होगी उसके अकॉर्डिंग टाइम ज़्यादा या कम चेंज होता चला जाएगा। एज ऑफ नाउ वी डू नॉट हैव दैट इन्फॉर्मेशन, बट यू नो दैट कि ये कांस्टेंट वेलोसिटी बोली गई है, और कांस्टेंट वेलोसिटी के केस में हमें पता है कि डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम फॉर्मूला वैलिड होता है। तो टाइम लिखा जाएगा x बाई वी, मतलब t1 हो जाएगा x बाई v1 एंड t2 हो जाएगा x बाई v2। तो व्हाट इज v एवरेज? v एवरेज का जो एक्सप्रेशन है, जैसे यहाँ पे v से रिप्रेजेंट करने के लिए बोला गया है इन द क्वेश्चन, उसे हम लिख सकते हैं टोटल डिस्टेंस या टोटल डिस्प्लेसमेंट, दैट इज x प्लस x divided by the total time, that is t1 plus t2. What is average velocity? Total distance traveled, total displacement traveled divided by the total time taken. तो पूरी जर्नी का टोटल डिस्प्लेसमेंट है 2x, स्ट्रेट लाइन में ही चलते जा रहे हैं, और टाइम है t1 प्लस t2, और t1 और t2 जो हमने पता लगाया है उसे यहाँ पे प्लेस कर दे रहे हैं। तो वी हैव x बाई v1 प्लस x बाई v2, x कैंसिल कर सकते हो। ठीक है जनता, तो यू कैन सी दैट ये 1/v1 प्लस 1/v2 है, उसे लेफ्ट साइड पे लेके आते हैं और इसे हम राइट साइड पे नीचे जब लेके जाएंगे तो देखो ज़रा रीअरेंज करने पे 2/v इज इक्वल टू 1/v1 प्लस 1/v2, ऐसा एक एक्सप्रेशन हमें मिल जाएगा। ये 1/v1 प्लस 1/v2 को अगर एक साथ उठा के यहाँ पे न्यूमरेटर में लेके जाओ और इस v को उठा के यहाँ नीचे लेके आओगे तो 2/v बचेगा एंड 1/v1 प्लस 1/v2 ऑन द अदर साइड चला जाएगा, एंड दैट्स व्हाट मेक्स अस अंडरस्टैंड दैट द आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन सी। ओके जनता, दैट्स क्लियर, वेरी वेल अंडरस्टूड। ओके, गुड, ओके, नाइस। तो पहला क्वेश्चन इजीली डूएबल था, आई एम श्योर। बेसिक अगर क्लियर हैं, फॉर्मूलाज अगर तुम्हें याद हैं, तो अप्रोच तुम समझ पा रहे होंगे कि कैसे हमें करना था। तो मैंने पहला क्वेश्चन काइनेमैटिक्स से लिया, ऐसे धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते पूरी मैकेनिक्स को टच करने की कोशिश करेंगे हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है, अ बस इज मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 10 मीटर्स पर सेकेंड ऑन अ स्ट्रेट रोड, अ स्कूटरिस्ट विशेस टू ओवरटेक दिस बस इन 100 seconds. If the bus is at a distance of 1 kilometer from the scooterist, then with what speed should the scooterist chase the bus? Scooterist, बाइकर बोल देते यार, हाँ कोई बात नहीं। चलो तो देखो, ये है हमारी वो बस जिसकी स्पीड VB हमें बताई गई है 10 मीटर्स पर सेकेंड। तो एक बस है जो रोड पे मूव कर रही है विद दिस गिवन स्पीड 10 मीटर्स पर सेकेंड, और एक स्कूटर पे अपना हीरो है ना। ये जो हीरो है इसकी स्पीड हमें नहीं पता, तो इसे VS बोल देते हैं, है ना। तो VS की वैल्यू तो हमें नहीं पता, लेकिन हमें ये ज़रूर बताया है कि एट द मोमेंट इट इज़ अ गैप ऑफ 1000 मीटर बिटवीन द बस एंड द स्कूटरिस्ट। दोनों के बीच में जो गैप है ना बच्चों, इस समय जब सिचुएशन डिफाइन की गई है कि ये बस है, ये स्कूटरिस्ट है, दोनों के बीच में 1 किलोमीटर का गैप है,
बस हाँ 10 मीटर पर सेकंड से आगे जा रही है, स्कूटरिस्ट की स्पीड नहीं बताई है। ये ज़रूर बोला है कि स्कूटरिस्ट यहाँ तक आ जाना चाहता है इन 100 सेकेंड्स। 100 सेकेंड में स्कूटर वाला बंदा जो है वो यहाँ से यहाँ पहुँचना चाहता है। तो ऑब्वियसली बस थोड़ा सा आगे चली जाएगी, स्कूटर वाला बंदा भी आगे आ जाएगा। तो एक तरीका तो है इसे नॉर्मल काइनेमैटिक्स से सॉल्व करने का, और दूसरा तरीका है मोगैम्बो मेथड। यस, तो मोगैम्बियंस के लिए स्पेशल मेथड है, वो मैं समझा देता हूँ। तो हमेशा इस मेथड को याद रखने का तरीका बता रहा हूँ। ओके, लिख देता हूँ यहाँ तो तुम्हें याद रहेगा। देखो, जब कभी भी हम लोग रिलेटिव मोशन के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कशन करते हैं किसी सिचुएशन का, तो ये याद रखना कि मूविंग ऑब्जेक्ट्स में, ओके जस्ट होल्ड ऑन अ सेकेंड ना, मेरा पेट क्रो आ जाता है कभी कभी और बहुत आवाज़ें लगाता है। बाद में आओ भाई, क्लास चल रही है। हाँ देखो, उसको भी पढ़ना है, राइट? पढ़ना तो ऑब्वियसली नहीं है, उसे तो कुछ खाना है। तो फिलहाल के लिए मोगैम्बो ट्रिक पे आते हैं। देखो भाई, तो अगर इस बस के ड्राइवर को ऑब्जर्वर मान लेते हैं, तो अगर बस का ड्राइवर ऑब्जर्वर है, हमेशा याद रखना कि बस ड्राइवर के रिस्पेक्ट में कभी मूव नहीं करेगी, या ड्राइवर बस के रिस्पेक्ट में कभी मूव नहीं करेगा जब तक वो उसके अंदर बैठा हुआ है। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम ट्रेन में बैठे होते हैं, तो हम जिस स्टेशन से चले, मान लो मैं मुंबई में जब रहता हूँ, तो मुंबई से अगर मैं अपने होम टाउन जाता हूँ विच इज़ कोटा, तो मुंबई से मैं जिस ट्रेन के जिस कोच में जिस सीट पे बैठता हूँ, रात में सो जाता हूँ, तो सुबह जब ट्रेन पहुँचती है तो ऐसा नहीं कि मेरी बोगी जो A1 थी वो A1 से चेंज होकर के A5 हो जाती है। नहीं, अभी भी मैं A1 में हूँ। मेरी सीट नंबर अगर मान लो 52 थी, तो ऐसा नहीं कि सुबह जब मैं कोटा पहुँचता हूँ तो सीट नंबर 52 से 25 हो जाए, ऐसा नहीं हो रहा होता है। मैं ट्रेन के अंदर हूँ पर ट्रेन के रिस्पेक्ट में नहीं चल रहा हूँ। ट्रेन मूव कर रही है लेकिन ट्रेन मेरे रिस्पेक्ट में मूव नहीं कर रही है। दिस इज़ द बिगेस्ट ऑफ द थिंग टू अंडरस्टैंड, कि कभी भी हम जब रिलेटिव मोशन में ऑब्जर्वर को डिफाइन कर रहे होते हैं, तो ऑब्जर्वर जो है वो स्टेशनरी है, ग्राउंड पे खड़ा है, या वो मूविंग ऑब्जेक्ट के अंदर है। इसी बात का सबसे बड़ा डिफरेंस होता है। बिफोर यू स्टडी रिलेटिव मोशन, तुमने इससे पहले जो भी पढ़ा हुआ होता है, 10 स्टैंडर्ड तक जितनी भी मैकेनिक्स की होती है, उन सभी में तुम्हारा ऑब्जर्वर आउटसाइड होता है, ऑन द ग्राउंड होता है। इस चैप्टर में आते से ही हमारा ऑब्जर्वर जो है वो मूविंग ऑब्जेक्ट के अंदर प्रेजेंट होता है, और ऐसा होते से ही ऑब्जर्वेशंस चेंज हो जाते हैं। तो हमेशा याद रखना कि हमें कभी भी अगर क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो सबसे पहले तो हम हमारा ऑब्जर्वर डिफाइन कर देते हैं। लिखने की ज़रूरत नहीं होती, मैं सिर्फ तुम्हें समझा रहा हूँ कि इसे ऑब्जर्वर डिफाइन किया है। और जैसे ही हम उसे ऑब्जर्वर की तरह डिफाइन करते हैं, तो एक बात का ध्यान रखना होता है कि उस पर्सन को, उस ऑब्जर्वर को सबसे पहले रेस्ट पे लेके आना ज़रूरी है। तो अगर ये ट्रेन या बस 10 मीटर पर सेकेंड से चल रही है, तो फॉर द ड्राइवर नहीं चल रही है 10 मीटर पर सेकेंड से। मतलब तुम्हें क्या करना है, एक और 10 मीटर्स पर सेकेंड की वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में देनी है। ऐसा करते से ही यू आर एक्चुअली कैंसलिंग आउट द ओवरऑल वेलोसिटी, एंड नाउ यू आर सेइंग द वेलोसिटी ऑफ बस एज सीन बाय बस, विच इज VB माइनस VB। ये फॉर्मूला सबको पता ही है। तो ये लिखने का मतलब जो होता है ना, वो VB वेक्टर माइनस VB वेक्टर, इसको 0 बना देना होता है। मतलब ये कि बस विद रिस्पेक्ट टू बस विद रिस्पेक्ट टू थिंग्स इनसाइड द बस इज नॉट मूविंग। बहुत अच्छा पॉइंट है ये याद रखने के लिए, बहुत ज़रूरी क्रूशियल पॉइंट है याद रखने के लिए, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ बस को ये वेलोसिटी नहीं दी जाएगी अपोजिट डायरेक्शन में जो ब्लू वाला वेक्टर बनाया है। अब जब तुम बस के ड्राइवर हो या अंदर बैठे हुए पैसेंजर हो, तो तुम्हें बस मूव होती हुई नहीं दिखेगी, लेकिन जब तुम खिड़की से बाहर देखोगे तो हर एक चीज़ पीछे जाती हुई दिखाई दे रही होगी, उतनी स्पीड से जितनी स्पीड से तुम्हारी बस मूव कर रही है। ऑब्वियसली वो चीज़ें जो रुकी हुई है, तो तुम जिसे भी ऑब्जर्व करोगे अब उसमें एक अलग सी तेज़ी आ जाएगी, है ना। और एग्जैक्टली वही चीज़ आपको यहाँ स्कूटरिस्ट के साथ करनी पड़ेगी। इसे भी एक वेलोसिटी देनी पड़ेगी अपोजिट डायरेक्शन में 10। तो हम बोल सकते हैं वेलोसिटी ऑफ स्कूटरिस्ट एज सीन बाय बस, विच इज़ वेलोसिटी ऑफ स्कूटर माइनस वेलोसिटी ऑफ बस। जो वेक्टर्स को देख के भी समझ में आ रहा है, ये फॉरवर्ड वेक्टर है, ये बैकवर्ड वेक्टर है। तो लिखना कैसे होगा ये तुम आराम से समझ सकते हो, दैट इट इज़ VS
-10 दैट यू आर राइटिंग इट हेयर। बात समझ में आ गई बच्चों? ठीक है, तो अब सिचुएशन फिर से एक्सप्लेन करता हूं कि जैसे ही तुम ये कर देते हो तो कहानी में ट्विस्ट क्या आता है। अब कहानी में ट्विस्ट ये आता है यार, अदर अच्छा ट्विस्ट आता है ये कि अब बस जो है वो एट रेस्ट है। इस क्वेश्चन को अब ऐसे देखोगे। ओके, सो नाउ रीड्रॉइंग द एंटायर सिनेरियो दैट ओके, सो स्कूटरिस्ट की अब देखो बस की वेलोसिटी 0 और स्कूटरिस्ट की वेलोसिटी हो चुकी है v-10। इनके बीच में गैप है 1000 मीटर। तो अब एक स्टेशनरी कार या बस के पास एक स्कूटरिस्ट को पहुंचना है v-10 स्पीड से और टाइम लेना है 10 सेकेंड्स। तो भाई कितनी स्पीड से जाना पड़ेगा, दैट यू कैन इजीली फाइंड आउट। बोल सकते हैं राइट? तो हम बोल सकते हैं द डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। डिस्टेंस जो कवर करना है वो है 1000 मीटर। कितनी स्पीड से करना है, ओके, वो है v-10 एंड कितने टाइम में करना है, 100 सेकेंड्स में करना है। तो ज़ीरोज़ को कैंसिल किया जाए और v को फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली। अब v का वैल्यू आ जाता है 20 मीटर्स पर सेकेंड। आई होप दिस इज़ क्लियर टू एवरीवन। आंसर इज़ ऑप्शन डी। तो कैसे लगी तुम्हें मोगैम्बो की बताई हुई ये ट्रिक? ओके, वैसे ये कोई ट्रिक है नहीं, यही रिलेटिव मोशन का फंडामेंटल नेचर है। ओके, ये सिर्फ तुम्हें समझाने का तरीका है, जैसे तुम मोगैम्बोस ट्रिक बोल सकते हो। और अगर ये ट्रिक पसंद आई तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करना और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना कि क्या इससे रिलेटिव मोशन को अप्रोच करने का तरीका चेंज हुआ या नहीं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को रुक के इत्मीनान से अच्छे से समझते हुए सॉल्व करना खुद से। एंड इफ़ यू गेट दिस लॉजिक जो मैंने अभी किया, ऑब्जर्वर को स्टेशनरी बनाया बाय गिविंग अपोजिट वेलोसिटी। अगर उसका एक्सेलरेशन होता तो अपोजिट एक्सेलरेशन भी देके 0 एक्सेलरेशन करते, और वो जो चीज़ें हम लोग बैकवर्ड डायरेक्शन में दे रहे हैं वो बचे हुए जितनी भी चीज़ें क्वेश्चन में प्रेजेंट है उन सबको भी दिया जाएगा, सो दैट नाउ द सिचुएशन विल बी रिलेटिव। ओके एवरीवन, ऑसम। तो आंसर है ऑप्शन डी। आगे आते हैं, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हैं हम लोग। क्वेश्चन है, इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ टू वेक्टर्स इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स देन द एंगल बिटवीन देम विल बी हाउ मच। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा जाना पहचाना लग रहा है, 2016 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। बाय द वे, भले ही मैंने मेंशन ना किया हो, लेकिन ये सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन क्वेश्चंस ही हैं, है ना। तो अब आ गया है 2016 का क्वेश्चन। हमें ये पता है कि सम ऑफ टू वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट होगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, उसका मैग्नीट्यूड डिफरेंस ऑफ द टू वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड के बराबर है। दैट मीन्स वेक्टर सब्ट्रैक्शन के मैग्नीट्यूड के बराबर है। तो इसे हम लिखेंगे, या इसका स्क्वायर भी कर दो भाई, तो भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली, मैग्नीट्यूड ही है। तो इसे हम लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos of theta, okay, while the other one is a square plus b square minus 2ab cos of theta. That's what is subtraction of vectors, a square plus b square minus 2ab cos of theta according to the parallelograms law of vector addition. So a square cancels with a square, b square cancels with b square, so we are left with 2ab cos theta. उसे यहाँ लेके आओगे तो वो भी 2ab cos of theta equal to 0, तो 4ab cos of theta equal to 0। अब ये तो नॉन ज़ीरो है, ऐसा तो मानना पड़ेगा कि यार मैग्नीट्यूड ज़ीरो नहीं होगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड ज़ीरो होते ही वेक्टर का कुछ एग्जिस्टेंस ही नहीं है। सो वी कैन से दैट कि cos थीटा का वैल्यू 0 है। तो ये तभी पॉसिबल है जब दो वेक्टर्स 90 डिग्री पे इंक्लाइंड हो। तो इसका मतलब करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। ओके, डोंट वरी, इस सेशन की सेशन पीडीएफ भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपलोड कराऊंगा विद द हैंड रिटन सॉल्यूशंस दैट यू आर सीइंग हियर। ओके, जेई स्पिरिट वाली जनता, वो करेक्शन मैं करवा रहा हूँ, जो मेरे लिखे हुए सॉल्यूशंस के साथ जो पीडीएफ है वो अपलोड हो जाएगी आज। ओके, सो जनता, the x y coordinates of the particle at any time are given to you। तो x कोऑर्डिनेट ऐसे चेंज हो रहा है, y कोऑर्डिनेट ऐसे चेंज हो रहा है, और पूछा गया है कि एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट t इक्वल टू 2 सेकेंड्स कितना होगा।
ठीक है, 2017 में ये चीज़ पूछी गई थी। आई नो कि हमने कैलकुलस ज़्यादा पढ़ा नहीं होता है, पर बेसिक चीज़ सबको पता होगी कि अगर डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ है, तो अगर हमने इसे डिफरेंशिएट किया, dx/dt पता लगाया, तो वो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आएगा। अगर हमने एक और बार डिफरेंशिएट किया, d2x/dt² लिखा, या जैसे हम dv/dt भी बोल सकते हैं, इसका एक बार का डिफरेंशिएशन, वो एक्सेलरेशन कहलाता है। ठीक है, तो अगर हम x के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो x का डिफरेंशिएशन इस dx/dt जो कि vx कहलाएगा, तो इसका डिफरेंशिएशन आएगा 5, t का डिफरेंशिएशन 1, 2t² का डिफरेंशिएशन 2t। ओके, तो इसका मतलब 5 - 4t इज द vx वैल्यू। तो ax का वैल्यू क्या हो जाएगा, वो होगा dvx/dt। ये लिख रहा हूँ ना कि ये भी बोल सकते हो कि दिस इज ऑल्सो d2x/dt²। तो ये वैल्यू, इसका डिफरेंशिएशन 5 का डिफरेंशिएशन 0 -4 t का डिफरेंशिएशन 1, तो एक्सेलरेशन अलोंग x डायरेक्शन आता है -4 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये तो हो गई बात x डायरेक्शन पे। अब बात करते हैं vy की, जो कि dy/dt होगा, मतलब y कोऑर्डिनेट किस तरह से चेंज हो रहा है। तो 10t का डिफरेंशिएशन जब करोगे तो 10 एज इट इज, t का डिफरेंशिएशन 1, तो दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 10। और यही चीज़ अगर हम ay के लिए आगे बढ़ाएं तो वो होगा dvy/dt, और यू कैन ऑल्सो से इट इज d2y/dt²। ओके, एंड द वैल्यू इज गोइंग टू बी 0। तो ओवरऑल यार मोगैम्बियंस, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा ax² प्लस ay² इन अंडर रूट। द ओनली थिंग इज ay का वैल्यू 0 है, तो इफ दिस वैल्यू इज 0, a इज इक्वल टू ax इज इक्वल टू -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड दैट्स वाई द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। ओके, कूल, ऑसम। तो ये भी हो गया। आगे चलते हैं नेक्स्ट सवाल के ऊपर। ये क्वेश्चन में हमें बोला गया है दैट देयर इज अ प्रोजेक्टाइल व्हिच इज फायर्ड फ्रॉम द surface of the earth with a velocity of 5 meter per second at an angle theta with the horizontal. Another projectile is fired from another planet. Okay, तो another planet की बात हो गई अब तो, with a velocity of 3 meters per second square at the same angle, and it follows the trajectory which is identical with the trajectory of projectile fired from earth. मतलब दूसरे planet पे 3 मीटर पर सेकेंड से अलग ग्रेविटी वाले स्पेस में जब हम लोगों ने एक और प्रोजेक्टाइल को फेंका, लेकिन 3 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से फेंका, तो उसका जो ट्रेजेक्ट्री आता है, पैराबोला जो बनता है, वो एग्जैक्टली वैसा ही है जैसा अर्थ का। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री एक्चुअली सेम है, बस जी का वैल्यू अलग है। तो क्वेश्चन ने वही पता लगाने बोला है, द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द प्लैनेट विल बी हाउ मच। तो हमें ये तो बताइए कि इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री जो है वो x tan थीटा माइनस gx² बाय 2u² cos² थीटा होती है। करेक्ट एवरीवन? तो दोनों चीज़ें सेम होने का मतलब है कि दोनों ही प्लैनेट्स के लिए अगर मैं लिखने जाऊंगा तो थीटा सेम है, तो x tan थीटा सेम। अर्थ के लिए gx² बाय 2 और वेलोसिटी है 5, उसका स्क्वायर, एंगल भी सेम है तो cos² थीटा। On the other planet the same thing is x tan theta minus g dash x² अपॉन 2, वेलोसिटी है 3, तो 3 का स्क्वायर इंटू cos² थीटा। तो अब तुम खुद देखो यार, ये x tan थीटा को कैंसिल कर देता है। उसके अलावा ये जो टर्म्स बचेंगी उसमें x² को कैंसिल कर देगा और cos² थीटा फिर cos² थीटा को कैंसिल कर देगा। ऐसा सोचो, ये गायब कर देने के बाद में सिर्फ ये दोनों टर्म्स इक्वेट हो रही होंगी। तो इन शॉर्ट माय डियर स्टूडेंट्स, वी हैव g डिवाइडेड बाय 25 इंटू 2 दैट इज 50 इक्वल टू g डैश, माइनस भी कैंसिल हो चुका है, तो वी हैव 9 इंटू 2 दैट इज 18। तो दैट सिंपली मीन्स g डैश का वैल्यू होता है g विच इज 9.8 मल्टीप्लाइड बाई 18 डिवाइड बाई 50। तो एक काम भी कर सकते हो कि इसे 2 से और मल्टीप्लाई कर लो,
तो ये 36 इंटू 9.8 बाई 100 बन जाएगा। तो इसको लिख सकते हो तुम 9.8 इंटू 0.36, ठीक है। तो सिंप्लीफाई जब करोगे तो ऑब्वियसली तुम्हें समझ में आ रहा है कि वैल्यू 9.8 से तो कम आने ही वाली है। तो आंसर ये दोनों तो हो नहीं सकते और हाफ भी होने वाला नहीं है, दिख रहा है साफ साफ। तो आंसर जो है वो 3.5 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर होगा। तो स्मार्ट कैलकुलेशंस, तुम्हें एक्चुअली ये सब मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार ऑप्शंस पे नज़र डालो, अगर यहाँ पे 0.5 आया होता तो ये 4.9 बनता, लेकिन ये तो 0.5 से भी कम है, तो 5.9 तो आ ही नहीं सकता। सो दैट्स वाई दैट इज ऑल्सो नॉट द आंसर। आंसर इज 3.5। ओके, सो मोर देन एनीथिंग एल्स आई वॉन्टेड यू पीपल टू गेन द कॉन्फिडेंस कि भाई ऐसे क्वेश्चंस में जो क्वेश्चन बता रहा है सिर्फ उसे फॉलो करते जाओ, you will be able to solve the question very easily, much more easily than you thought. Okay, good. चलो अगला सवाल। इस क्वेश्चन में बोला है the force F acting on a particle of mass m is indicated by the force time graph। तो force और time का ग्राफ है। क्वेश्चन में हमें बोला है कि what is the change in momentum of the particle over a time period from 0 to 8। हमें ये अच्छे से याद होना चाहिए कि by second law of motion the rate of change of momentum is defined as force। तो वी कैन से दैट रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज एफ इंटू डी टी, और पूरा मोमेंटम का चेंज कैलकुलेट करने का मतलब है इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी टी, एंड दैट इज गोइंग टू गो फ्रॉम 0 to 8 सेकेंड, विच इज नथिंग बट एरिया ऑफ ग्राफ, राइट। इंटीग्रेशन का मतलब है एरिया बाउंडेड बाय द ग्राफ। तो हमें इस ग्राफ का एरिया पता लगाना है, राइट एवरीवन। बढ़िया है, तो वो कर देते हैं हम लोग। क्या मैं हाईलाइट कर पा रहा हूँ? दिखाते हैं ज़रा हाईलाइट करने की कोशिश कैसे करते हैं। कलर नहीं आ रहा है। ओके, इट्स गोइंग टू ओनली हाईलाइट द ग्रीन कलर, दैट्स एज इन द वाइट कलर। तो इतने एरिया को हम हाईलाइट करने जा रहे हैं बच्चों। आई डोंट नो वेदर दैट्स विजिबल और नॉट। एनीवे, सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये पॉजिटिव एरिया है, ये नेगेटिव एरिया है, ये पॉजिटिव एरिया है। ओके, सो एवरीवन लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट द एरिया बाउंडेड बाय द ग्राफ्स। फर्स्ट वन इज हाफ इनटू द वैल्यू ऑफ अपोजिट साइड एंड दिस इज द एडजेसेंट साइड विच इज 2। तो ये पॉजिटिव एरिया। यूनिट्स अपने आप न्यूटन सेकेंड हो जाएंगी बाय द वे, मल्टीप्लाई कर रहे हो आप फोर्स को। दूसरे एरिया को आपको करना है सब्ट्रैक्ट, तो सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यूज़ की बात कर लेते हैं। तो या फिर प्लस लिखो और फिर लिख दो -3, दिस इज -3 एंड दिस गैप इज 2, एंड फाइनली यू कैन से इट इज 4 into 3। ओके, सो 2 gets cancelled with 2, आई हैव 6 -6 + 12, तो ये दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे। 12 न्यूटन सेकेंड is the overall change in the momentum of the body on which the force is acting as per this graph। वेरी कर रहा है, फोर्स पहले बढ़ रहा है, 6 न्यूटन तक जा रहा है, फिर सडनली डायरेक्शन चेंज हो गया और मैग्नीट्यूड भी हम 3 कर दिया, फिर कॉन्स्टेंटली लगता है और फिर डायरेक्शन चेंज होकर कॉन्स्टेंटली एक्ट करता है। ठीक है, तो मतलब तुम पहले ऐसे फोर्स लगा रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो बढ़ाते जा रहे हो, फिर सडनली फोर्स चेंज हो गया, वीक भी हो गया, फिर यही फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग गया, कुछ ऐसा हो रहा है। दैट्स हाउ यू रीड द ग्राफ बाय द वे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑल ऑफ यू। ये क्वेश्चन आई एम श्योर तुम सबने पहले भी देखा हुआ होगा। क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि 2 ब्लॉक्स हैं ए और बी, ए का मास है 3m, बी का मास है m, वो दोनों के बीच में एक स्ट्रिंग है और ए जो है वो एक मासलेस स्प्रिंग से कनेक्टेड है। तो जब पूरा सिस्टम स्टेशनरी है, बहुत ध्यान से सुनना बच्चों, जब पूरा सिस्टम स्टेशनरी है तो ऊपर लगने वाला जो स्प्रिंग फोर्स है वो पूरे सिस्टम के वेट को 4 mg को बैलेंस कर रहा है। तो ये 4 mg फोर्स है जो इस स्प्रिंग में डेवलप हो रखा है। आई होप दैट मेक सेंस। ठीक है, तो जनता, जब हम इस स्ट्रिंग को कट करेंगे तो एट दैट इंस्टेंट क्वेश्चन पूछ रहा है कि सिचुएशन क्या होगी। तो ऑब्वियसली डाउनवर्ड अभी भी 3 mg फोर्स ग्रेविटी का लग रहा होगा, टेंशन सडनली 0 हो चुका है, तो इन दोनों के बीच में अब कोई कांटेक्ट नहीं है, कोई एक दूसरे पे लगाया जाने वाला फोर्स नहीं है, क्योंकि दोनों अब फिजिकल कांटेक्ट में ही नहीं है। और यहाँ इन भाई साहब के ऊपर लग रहा है फोर्स, इसका खुद का वेट। ठीक है, द ओनली फोर्स विच विल बिकम 0 इज टेंशन, बिकॉज यू हैव कट द स्ट्रिंग।
स्प्रिंग थोड़ा टाइम लेगी वापस ऊपर आने के लिए, तुम तो उस इंस्टेंट पे बात कर रहे हो जब स्ट्रिंग को कट किया है। ग्रेविटी जीरो होने वाली नहीं है, स्प्रिंग अभी थोड़ा टाइम लेगी, उसके बाद वापस से ऊपर आएगी तो फोर्स चेंज होगा। जब तक एलोंगेशन है तब तक फोर्स है उसके अंदर। तो अगर हम ब्लॉक ए की फ्री बॉडी डायग्राम को ड्रॉ करें तो ब्लॉक ए पे ऊपर की तरफ लग रहा है 4 mg का स्प्रिंग फोर्स और 3 mg का उसका खुद का ग्रेविटेशनल फोर्स या वेट। यहाँ सिर्फ एक डाउनवर्ड mg फोर्स है और कुछ बचा ही नहीं है क्वेश्चन में। अब ध्यान से देखो, ये एक्सेलरेशन ऑफ ए, ये एक्सेलरेशन ऑफ बी का डायरेक्शन है। एक्सेलरेशन हमेशा नेट एक्टिंग फोर्स के डायरेक्शन में होता है। तो एक्सेलरेशन ए इज गोइंग टू बी 4 mg माइनस 3 mg डिवाइडेड बाय द मास दैट इज 3m, सो mg बाय 3m। तो एक्सेलरेशन ऑफ ए comes out to be g by 3, ठीक है। तो g by 3 एक्सेलरेशन है। आई होप दैट्स विजिबल टू ऑल ऑफ यू। ओके, उसके अलावा यहाँ पे mg by m एक्सेलरेशन इज g। ओके, तो g by 3 एंड g आर द करेक्ट वैल्यूज एंड आंसर इज ऑप्शन ए। बहुत आसानी से समझ में आना ज़रूरी है ऐसी चीज़ को। यहाँ पे फिर से वही चीज़ लिख के रखता हूँ फॉर योर रेफरेंस कि जो स्प्रिंग फोर्स है उसका काम है पूरे ब्लॉक के सिस्टम को बैलेंस करके रखना जब तक कि स्ट्रिंग कट नहीं की है। ओके ओके, नाउ द नेक्स्ट वन ऑफ माय ऑल टाइम फेवरेट क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि एक ट्राइंगुलर वेज है, ओके, और एक ब्लॉक है जो उसके ऊपर रखा हुआ है। तो ट्राइंगुलर वेज जो है उसका इंक्लिनेशन एंगल थीटा दिया हुआ है और कोई फ्रिक्शन कहीं भी नहीं है। इट्स इंटायरली अ स्मूथ सरफेस, सब कुछ स्मूथ है। ओके, तो क्वेश्चन में हमें बोला है कि अगर हम इस ट्राइंगुलर वेज को बच्चों इस तरीके से मूव करना शुरू कर देते हैं तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि जो ऊपर रखा हुआ वेज है, ओके, यहाँ पे कोई भी फ्रिक्शन नहीं है, सब कुछ स्मूथ है। तो आइडली तो वो नीचे गिर के आ जाता, लेकिन अभी वो नीचे गिर के नहीं आएगा क्योंकि उस पर एक सूडो फोर्स लगेगा। तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि व्हाट इज दैट एक्सेलरेशन जिसके लिए हम ऐसा कर सकते हैं कि ये ब्लॉक विदाउट फ्रिक्शन भी यहाँ रुका रहे। तो इस क्वेश्चन को मुझे मालूम है तुम्हें सूडो फोर्स अच्छा नहीं लगता होगा, तो मैं बिना सूडो फोर्स के इसको सॉल्व करके बता देता हूँ तुम्हें। इस पे लगने वाले सिर्फ फोर्सेज आइडेंटिफाई करो मेरे साथ, है ना। तो ये दो फोर्सेज हैं जो अपने ब्लॉक के ऊपर लग रहे होंगे, करेक्ट। तो इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाया जाए अलग से और उस पर लगने वाले फोर्सेस को दिखाया जाए अलग से। तो ये है नॉर्मल फोर्स और ये है mg फोर्स, करेक्ट एवरीवन। और पूरे सिस्टम के साथ में ये अपना ब्लॉक भी जो है इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा है फॉर समबडी हु इज वॉचिंग इट फ्रॉम द ग्राउंड। हम यहाँ खड़े होके देख रहे हैं तो हमें दिखता है कि ब्लॉक भी वेज के साथ में आगे बढ़ के जा रहा है। तो उसका जो डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन है वो ये है ना। तो अगर हम अकॉर्डिंग टू द डायग्राम रेजोल्यूशन करें तो हमें बताया गया है कि ये एंगल थीटा है। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा और ये एंगल भी थीटा होना चाहिए। तो अब रिजॉल्व कर देते हैं, ये हो जाएगा n साइन थीटा और ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा n कॉस थीटा। रिजॉल्व हमेशा ऐसे किया जाएगा कि हमें एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में एक फोर्स इफेक्टिवली मिले, ठीक है, या सारे फोर्सेस को अकॉर्डिंग टू दैट ही रिजॉल्व करेंगे। तो अभी हम बोल सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन n साइन थीटा जो है वो मास इनटू एक्सेलरेशन यानी उस बॉडी के एक्सेलरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और n कॉस थीटा जो है उसका काम क्या है बच्चों, n कॉस थीटा का काम है mg को बैलेंस करना ताकि ब्लॉक नीचे या ऊपर ना जाए। तो डिवाइड करो, n कैंसिल करो, m कैंसिल करो, साइन बाय कॉस टेन a बाई जी, तो a का वैल्यू आ जाता है g tan थीटा। ओके जनता, आई होप दिस इज क्लियरली understandable to all of you all. Okay, awesome. चलो भाई बढ़िया है, आगे जाते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सभी लोग तैयार हैं? आई होप क्वेश्चंस इजी लग रहे हैं। मैंने ऑनेस्टली क्वेश्चंस को चूज करते समय
एक फ्लेवर ऐड करने की कोशिश की है जहाँ पे चैलेंज भी मिले, थोड़ा सा फेमिलियरिटी भी हो और उसके अलावा डूएबल क्वेश्चंस भी मिलें, क्योंकि हमें इस बात पे तो बिलीव रखना पड़ेगा कि हाँ हमें बायो और केमिस्ट्री बहुत अच्छे से आती है और उससे हमारा सिलेक्शन भी हो जाएगा उन दोनों में अच्छे स्कोर लेके आने के लिए, लेकिन हमारी रैंक को रिफाइन करने वाला, हमारी रैंक को डिसाइड करने वाला सब्जेक्ट फिजिक्स है, राइट एवरीवन। तो इसीलिए मेहनत जारी रहे। अगला सवाल हमारे सामने 2017 का क्वेश्चन है, कंसिडर अ ड्रॉप ऑफ रेन वाटर having a mass of 1 kg falling from a height of 1 kilometer. It hits the ground with a speed of 50 meters per second. Take g as a constant 10 meters per second square. The work done by gravitational force and resistive force is. भाई सबसे पहले तो अगर एक ऑब्जेक्ट सिचुएशन में पॉइंट ए से पॉइंट बी तक चल के आ रहा है ना, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, दैट इज mg. The direction of displacement is downward and the total displacement is h. तो ग्रेविटी लग भी नीचे रही है, वाटरफॉल वाटर ड्रॉप नीचे ही फॉल करके आ रही है, तो cos ऑफ 0 डिग्री एंगल भी है दोनों के बीच में। तो मास है 10⁻³ g वैल्यू है 10 और कितनी हाइट से गिर रहा है 1 किलोमीटर, सो 10⁻³ और cos 0 का वैल्यू भी 1। तो सिंपली दोनों को कैंसिल करो, 10⁻³ और -3। वर्क डन बाय ग्रेविटी आ रहा है प्लस 10 जूल्स। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस 10 जूल्स एक ही ऑप्शन में वैसे तो आंसर आ गया है, पर फिर भी हमें समझदारी दिखानी है और अगला वाला क्वेश्चन पार्ट जो है वो सॉल्व करना है, सेकंड पार्ट। सो दिस वाज द फर्स्ट पार्ट और अब आते हैं सेकंड पार्ट के ऊपर। हमें पता है वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी माइनस वर्क डन बाय ग्रेविटी। वर्क डन बाय ग्रेविटी हमें न्यूमेरिकल वैल्यू पता है, ठीक है। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 थी इनिशियली और फाइनली हो जाती है हाफ। मास कितना है 10⁻³ और वेलोसिटी हो गई है 50, तो उसका स्क्वायर करूँगा 2500 एंड माइनस वर्क डन बाय ग्रेविटी दैट इज 10। तो खुद देख सकते हो यहाँ पे हमें वैल्यू मिल रही है 1250 इंटू 10⁻³ माइनस 10, तो ये वैल्यू है 1.25 माइनस 10, तो वैल्यू आती है 8.75 विद अ माइनस साइन, दैट्स जूल्स। सो दिस इज द वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस माइनस ऑफ 8.75। कहने का मतलब ये है कि एक्चुअल में इतनी काइनेटिक एनर्जी जो है उतनी पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होना चाहिए था। पूरी की पूरी पोटेंशियल एनर्जी का जो लॉस हुआ है वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में गेन होना चाहिए था, लेकिन उतना ना होके यू आर गेटिंग ओनली 1.25 जूल्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी बिकॉज 8.75 इज गेटिंग वेस्टेड बाय एयर रेजिस्टेंस। ओके, so that's why the answer is option C with the gravity doing positive work and rest what you see is the negative work done by air resistance। ठीक है, तो अब एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये 2015 का। जनरली मैं एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ कि नीट के स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा हैंडी होंगे इस तरह के क्वेश्चंस में, पर फिर भी ध्यान देना। क्वेश्चन में हमें बोला है कि एक पार्टिकल है मास m का विच इज़ ड्रिवन बाय अ मशीन विच डिलीवर्स अ कॉन्स्टेंट पावर। तो जब हम पावर की बात करते हैं तो हम लिखते हैं उसे F इंटू वी और ये वैल्यू हमें कांस्टेंट दी हुई है। सो इफ द पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट देन द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल एट टाइम t इज हाउ मच। तो यार ये क्लियर है कि फोर्स में ये जो वेलोसिटी हम लोग लिख रहे हैं ये वेलोसिटी टाइम टू टाइम चेंज हो रही है। तो अगर मैं कांस्टेंट पावर की बात कर रहा हूँ तो इट इज़ डिलीवर्ड बाय अ कांस्टेंट फोर्स ऑन दिस पॉइंट। तो पार्टिकल को 0 से स्टार्ट करना है तो कहीं ना कहीं मैं फोर्स को लिख सकता हूँ मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू वेलोसिटी इक्वल टू अ कांस्टेंट वैल्यू k। तो दिस इज m और एक और काम करते हैं, हम इसे a को लिख दूंगा मैं dv/dt। सो आई हैव v dv/dt इक्वल टू k/m। अगर मुझे फाइनली डिस्प्लेसमेंट का वेरिएशन विद टाइम मिल जाए तो मैं उसे 2 बार डिफरेंशिएट करूंगा, फाइंड आउट करूंगा एक्सेलरेशन, मल्टीप्लाई करूंगा मास से, तो आई विल बी एबल टू फाइंड आउट द फोर्स एक्टिंग ऑन दैट पार्टिकल हाउ इट इज डिपेंडिंग ऑन टाइम। ठीक है, तो v dv इज इक्वल टू k/m dt और इसका हम करेंगे इंटीग्रेशन। वेलोसिटी इनिशियली 0 फाइनली v, टाइम इनिशियली 0 फाइनली t,
तो ये आता है बच्चों v²/2 इक्वल टू kT/m, करेक्ट। तो v हमें क्या मिल गया, v हो जाएगा 2k/m इन अंडर रूट एंड t ऑल्सो इन अंडर रूट, पर उसे पावर हाफ के फॉर्म में लिखता हूँ क्योंकि डिफरेंशिएट करना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो वेलोसिटी मिल गई हमें, अभी भी हमारा काम हुआ नहीं है, हमें चाहिए था एक्सेलरेशन। तो हमें एक्सेलरेशन निकालना है, तो लिख देते हैं dv/dt, करेक्ट एवरीबॉडी, ओके। उससे मुझे फोर्स मिल जाएगा, गुड इनफ। तो फ्रॉम हेयर 2k/m इन अंडर रूट इज अ कांस्टेंट, और इसका डिफरेंशिएशन आएगा हाफ इंटू t⁻½ ठीक है बच्चों। तो वो पावर -½ होने वाली है। इस 2 को मैं अंदर लेके आता हूँ, तो 2k/4m इन अंडर रूट एंड t⁻⁻²। तो ये हुआ एक्सेलरेशन, फोर्स हो जाएगा मास इंटू एक्सेलरेशन। मास अगर आके मल्टीप्लाई होगा और अंदर आएगा, तो आई विल हैव m² इंटू 2k/4m इन अंडर रूट t⁻⁻²। तो 2 ने इसे किया कैंसिल और ये m कैंसिल हुआ, तो फोर्स आ जाता है mk/2 इन अंडर रूट इंटू t⁻⁻²। So mk/2 in under root and t⁻⁻². My answer is option D. Okay जनता, have a look at this. ठीक है, स्क्रीन को, वीडियो को पॉज कर लो to understand what is happening here. और अब चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. So you guys have a look at this. Till then, I'll take a small water drinking break. Okay. हाँ भाई जनता, अब आ गया है सवाल फ्रॉम द चैप्टर ऑफ कोलिजन. हमें बोला गया है कि ये बॉडी है जिसका मास 4m है, ए बॉडी, वो u स्पीड से चल रही है, कोलाइड्स विद अनदर बॉडी ऑफ मास 2m विच इज एट रेस्ट. कोलिजन हेड ऑन है, इलास्टिक है. तो कोलिजन के बाद में पहली वाली जो बॉडी है, द फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी लॉस्ट बाय द फर्स्ट बॉडी इज गोइंग टू बी हाउ मच. अब यहाँ सबसे पहले जो बच्चे डरते हैं वो है वो लेंदी फॉर्मूला जो किसी को याद नहीं हो रहा होता है ना. तो मैं तुम्हें कहूँगा भी नहीं कि उसे याद करो. ये ए बॉडी है जिसका मास 4m है, उसकी वेलोसिटी 0 है. ये बी बॉडी है जिसकी कोई वेलोसिटी नहीं है इनिशियली, ओके, और इसका मास 2m है. कोलिजन हो जाने के बाद में बॉडी नंबर ए कुछ v1 वेलोसिटी से मूव करने लगेगी एंड बॉडी बी कुछ v2 वेलोसिटी से मूव करने लगेगी. ठीक है, दो चीज़ों का लेकिन कंसेप्चुअली फिर ध्यान रखो. एक कि मोमेंटम कंजर्व रहेगा, तो मोमेंटम कंजर्व रहने के लिए 4mu + 0 शुड बी इक्वल टू 4mv1 + 2mv2 विल बी वैलिड. तो m कैंसिल कर देता हूँ, 2 से और कैंसिलेशन करता हूँ, तो u की इक्वेशन मुझे मिलने वाली है, सॉरी, विल हैव 2u इक्वल टू, पहले v2 को लिख रहा हूँ एंड -2v1. ऐसा लिखने का रीज़न अभी समझ में आएगा अगली इक्वेशन में, सॉरी, +v1. सो ये बनेगा 2v1, ये है v2, 2 से भी कैंसिलेशन कर दिया हमने, इसीलिए 2u इक्वल टू v2 + 2v1. दूसरा हमें पता होना चाहिए, ये अभी जो मैंने लिखा है वो है p इनिशियल इक्वल टू p फाइनल. दूसरी चीज़ जो हमें पता होनी चाहिए वो है वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन. ओके, तो उसके अकॉर्डिंग वेलोसिटी ऑफ अप्रोच थी u - 0 और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन होगी v2 - 1. इसीलिए वहाँ पे पहले v2 को लिखा ताकि ये दोनों इक्वेशंस को जब हम आपस में यूज़ करें तो ईज़िली सॉल्व हो जाए. ठीक है जनता. तो अब क्योंकि मुझे v1 की ज़रूरत है बिकॉज काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट बॉडी पिक्चर में है, तो हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. तो जैसे ही मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूँगा, आई एम गोइंग टू गेट u
ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे एंड 2v1 एंड माइनस माइनस प्लस, सो 3v1, दैट मेक्स इट v1 वैल्यू टू बी इक्वल टू u/3। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट थी ये वैल्यू की रिक्वायरमेंट। बिना वो फॉर्मूला यूज़ किया, अगर तुम्हें फॉर्मूले डायरेक्टली याद है v1 और v2 के तो उससे तो आ ही जाएगा, बहुत जल्दी आ जाएगा बल्कि। और अगर नहीं याद है तो इतनी मेहनत तुम्हें करनी पड़ेगी फटाफट से। और मैं बिलीव करता हूँ जल्दी से अपने एक्सप्रेशंस याद रखने की बजाय अपने कॉन्सेप्ट्स को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो अब सॉल्व करने जा रहा हूँ द फ्रैक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट, मतलब डेल्टा k/k। तो कितना काइनेटिक एनर्जी थी पहले थी हाफ mu², बाद में हो जाती है हाफ m, जो भी मास है 4m भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ वो नहीं है। मास की वैल्यू 4m लिखना चाहो तो 4m लिख दो, अगर तुम्हें लगता है कि आंसर को एब्सोल्युटली सही तरीके से ही लिख के करना है। ठीक है, तो हाफ 4m इंटू u² इंटू हाफ इंटू 4m इंटू फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर विच इज़ u²/9 एंड डिवाइडेड बाय हाफ 4m इंटू u²। तो तुम देख सकते हो हाफ 4m इंटू u² थ्रू आउट कैंसिल हो जाएगा, तुम्हें बचेगा सिर्फ 1/1/9 विच इज़ 8/9। तो इतना सिंप्लीफिकेशन तुम खुद करके देखना, तुम्हारा आंसर आना चाहिए 8/9 टू दिस क्वेश्चन। ठीक है, सो द आंसर टू द क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, 8/9 इज द लॉस ऑफ एनर्जी, मतलब 8/9 टाइम्स उसकी एनर्जी कम हो चुकी है आफ्टर द कोलिजन द फर्स्ट बॉडी। ओके, चलो आओ एक इजी क्वेश्चन। इतने सारे क्वेश्चंस तुमने देखे हैं, चैलेंजिंग लगे होंगे, तो एक इजी क्वेश्चन भी दिखाता हूँ तुम्हें। यहाँ पे हमें बोला गया है कि दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक ऑब्जेक्ट है 5 kg का, दूसरा ऑब्जेक्ट है 10 kg का, और उन दोनों के बीच में है सेपरेशन 1 मीटर का। ओके, तो यहाँ कहीं पे उनका सेंटर ऑफ मास रखा हुआ है और वो कितना दूर है वो तुम्हें पता लगाना है। तो ये कोऑर्डिनेट है 0,0, ये कोऑर्डिनेट है 1,0। लेट्स फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम 5 kg बॉडी। ठीक, तो x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए 5 kg मास x कोऑर्डिनेट 0, 10 kg मास x कोऑर्डिनेट 1 एंड m1 प्लस m2, m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2। तो ये पार्ट 0 हो गया। आई हैव 10/15, नॉट 50 बट 15, सो दिस इज 2/3 और 0.67 मीटर्स, और ऐसा बोल सकते हैं कि ये 67 सेंटीमीटर्स के आसपास है ये वैल्यू। ओके, हाँ भाई, टॉकिंग टू यू, यू आर गेटिंग दिस। कुछ तकलीफ अगर आ रही है तो डेफिनेटली कन्फेशन के साथ पूछना चाहूँगा। कन्फेशन ये है कि हाँ, नीट के स्टूडेंट्स की एक्चुअल डिफ़िकल्टीज जानने की कोशिश कर रहा हूँ, एग्जैक्टली कहाँ तकलीफ आती है उन्हें वो समझने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मुझे कमेंट्स में बताना, चैट बॉक्स में मत बताओ, चैट बॉक्स बहुत ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल होती है, अनरीडेबल होती है। तो तुम कमेंट्स में ज़रूर बताओ व्हाट काइंड ऑफ डिफ़िकल्टी यू गाइज आर फेसिंग, एंड आई एम पर्सनली द पर्सन हु रिस्पॉन्ड टू मोस्ट ऑफ द कमेंट्स। अगर कुछ ऐसी प्रॉब्लम या तकलीफ होगी जिसके लिए कोई वीडियो बनाने की ज़रूरत है तो आई डू दैट एज वेल। ओके, सो फिलहाल ये क्वेश्चन हमने कर लिया है, आगे चलते हैं। आंसर आ गया ऑप्शन बी। एक और दुखती रग तुम्हारी, एक डिस्क में से एक और डिस्क को कट आउट कर दोगे तो बची हुई जो डिस्क है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता लगाना है अबाउट द एक्सिस विच इज पासिंग थ्रू द सेंटर। ओके, तो ऐसा मान लेते हैं कि जो मास रिमूव किया है कैविटी में से उसकी वैल्यू m है। ठीक है, तो पहले तो वो मास ही पता लगाओ, और पता लगाने का तरीका है सिंपली मास पर यूनिट एरिया बीइंग कांस्टेंट। तो m डिवाइडेड बाय पाई r²/4, इसका रेडियस शुड बी इक्वल टू कैपिटल M डिवाइडेड बाय पाई r²। अगर थिकनेस t होती तो ऐसा मान लो ये πr² t लिखा हुआ है विच इज़ द वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर, ऐसा भी सोच सकते हो। ठीक है, लेकिन हमें इतना बचपन वाले लेवल पे जाने की भी ज़रूरत नहीं है। तो πr² कैंसिल होगा तो m का वैल्यू कैपिटल M/4 आएगा। अगर किसी को भी ये लग रहा है कि 4m आएगा तो सिंपल सा एक कॉमन सेंस देता हूँ, डिस्क का मास कैपिटल M है तो
तो उसमें से जो भी पार्ट रिमूव करोगे उसका मास डिस्क से ज़्यादा कैसे हो सकता है, तो 4m मास तो पॉसिबल नहीं है, m/4 है वो वैल्यू। ओके, सेकंड, अब चलते हैं लॉजिक पे। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता लगाना है अगर तुम्हें अबाउट ओ, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ओरिजिनल डिस्क माइनस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कैविटी डिस्क लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो जनता मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ओरिजिनल डिस्क तो बहुत आसान है, हाफ mr²। अब ध्यान देना कैविटी वाले पोर्शन पे। अगर कैविटी वाली डिस्क की एक्सिस ऑफ रोटेशन उसके सेंटर से पास हो रही होती, ओके, कैविटी वाली डिस्क की जो, अच्छा वाइट कलर इसीलिए दिखाई नहीं दे रहा, तो अगर सेंटर से पास होने वाली एक्सिस ऑफ रोटेशन होती तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख रहे होते हाफ उसका खुद का मास और उसकी खुद की रेडियस का स्क्वायर, तो हाफ mr² लिख रहे होते। मास m/4 है, रेडियस r/2 है, इसीलिए हाफ mr² ही लिखा है। लेकिन क्योंकि जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो एक सर्टेन डिस्टेंस d से शिफ्ट हो गई है एंड दैट डिस्टेंस इज r/2, तो तुम्हें मोमेंट ऑफ इनर्शिया में md² पैरेलल एक्सिस थ्योरम से लिखना पड़ेगा। सो दैट इज m/4 r/2 का स्क्वायर, सो दिस इज व्हाट यू गेट। ठीक है बच्चों, सो व्हाट यू हैव इज हाफ mr² माइनस डिनोमिनेटर 16, डिनोमिनेटर 32, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करो, 1 ऐड करो, तो यू हैव 3mr² बाय 32। एलसीएम ले लो, इसे 16 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 16 माइनस 3 इज गोइंग टू बी, मुझे मालूम है तुम्हें मैथ्स पसंद नहीं है, लेकिन ये वाली मैथमेटिक्स तुम्हें 7th 8th स्टैंडर्ड में सिखा दी गई थी और तुमने सीखी भी थी, तो इसीलिए अज्यूम कर रहा हूँ कि आज भी हल्का फुल्का याद भी होगी। तो 13mr² बाई 32 इज़ द आंसर दैट यू गेट। ठीक है, इसको 16 से मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, तो 16/32 बन जाएगा, वही चाहिए ताकि डिनोमिनेटर सेम हो जाए, है ना। ऐसा भी सोच सकते हो जिन्हें एलसीएम में तकलीफ है। ओके गुड, आगे बढ़ते हैं, आंसर आ गया, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन, अ डिस्क ऑफ रेडियस 2 meter and mass 100 kg rolls on a horizontal floor. Its center of mass has a speed of 20 centimeters per second. How much work is needed to stop it? तो यार अगर मेरे पास में एक डिस्क है, वो रोटेट भी कर रही है और आगे भी बढ़ रही है, तो उसके पास v भी है और ओमेगा भी है और उसका रेडियस r है, तो मुझे पता है कि ओमेगा का वैल्यू v/r के बराबर होने वाला है। तो वेलोसिटी दी है 20 सेंटीमीटर्स पर सेकेंड, तो मीटर्स पर सेकेंड में कन्वर्ट किया और रेडियस दी हुई है 2 मीटर, तो ये वैल्यू आती है 10 × 10⁻⁻1, दैट मीन्स 10⁻⁻1 और सिंपली 1/10 रेडियन पर सेकेंड। ऐसा क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि अगर मुझे कितना भी वर्क करना पड़े वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होना चाहिए, जो 0 माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। अब क्योंकि मुझे तो सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत है, वी आर नॉट बीइंग गिवन ऑप्शन इन नेगेटिव, वर्क तो डेफिनेटली नेगेटिव ही हो रहा है लेकिन ऑप्शन सिर्फ पॉजिटिव है, तो एनर्जी होने वाली है ½I⍵² प्लस ½mv² के बराबर। तो हाफ डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाफ इंटू इट्स मास इंटू इट्स रेडियस का स्क्वायर इंटू ω², दैट इज 1/100। दिस इज I and this is ω² plus half mass of the body is not 2 but 100 है, तो 100 लिखो। और वेलोसिटी का स्क्वायर अगर करना है तो वेलोसिटी की वैल्यू हमने निकाल ली थी, ये वैल्यू आई थी, अलग से लिख दूं, वेलोसिटी है 20 × 10⁻⁻2 मीटर्स पर सेकेंड, दैट मीन्स दिस वैल्यू इज 2 × 10⁻⁻1, तो उसका स्क्वायर करोगे तो 4 × 10⁻⁻2 आ जाता है। ठीक है, तो अब जो जो चीज़ें कैंसिल आउट हो रही हैं उन्हें कैंसिल किया जाए। आई सी दैट 2 and 2 कैंसिल दिस 4, 100 कैंसिल्स 100, 2 कैंसिल्स दिस 2 टाइम, 100 कैंसिल्स 10⁻⁻2,
सो ऑल इन ऑल मुझे यहाँ से मिल रहा है 1 और यहाँ से मिल रहा है 2 ओवरऑल वैल्यू। तो वर्क डन का वैल्यू आ रहा है 1 + 2 दैट इज़ 3 जूल्स। इफ़ ओनली लाइफ वॉज एज सिंपल एज 1 + 2, है ना। तो आंसर फाइनली ज़रूर वही है, 3 जूल्स। करेक्ट एवरीवन। हाउ अबाउट दिस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे बेस्ड क्वेश्चन है। ट्राई टू सॉल्व दिस क्विकली। क्वेश्चन में हमें बोला है दी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अ हाइट 1 किलोमीटर अबाउ द अर्थ इज सेम एज दैट ऑफ द डेप्थ d बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो पता लगाओ कि d का वैल्यू कितना होगा। अब बहुत ही कम हाइट की बात हो रही है तो अप्रॉक्सीमेशन वैलिड हो जाएगा, दैट इज g1 - 2h/r, जो फॉर्मूला है यू नो द वेरिएशन इन g वाले। तो वो सारे फॉर्मूले हम यहाँ पे लगा सकते हैं। दिस इज वेरिएशन विद हाइट और एल्टीट्यूड, दिस इज वेरिएशन विद डेप्थ। तो ये सारी चीज़ें तब इक्वल हो सकती हैं जब 2h का वैल्यू d के बराबर हो जाए, राइट। g कैंसिल हो जाएगा, 1 कैंसिल हो जाएगा, r कैंसिल हो जाएगा। सो वी कैन से दैट ओनली पॉसिबल व्हेन 2h इज इक्वल टू d। सो d इज इक्वल टू सिंपली 2 किलोमीटर। तो ऐसा नहीं है कि ऊपर वाले के घर में सिर्फ अंधेरा है ना, देर है लेकिन अंधेर नहीं है। तो तुम्हें मिलता है एक ऐसा सवाल और ऐसे बहुत सवाल जो तुम ऐसे सॉल्व कर सकते हो। और मुझे पता है तुम सब फॉर्मूला याद करने में एक्सपर्ट्स हो, तो बिल्कुल तुमने फॉर्मूले याद भी कर रखे होंगे, आई एम वेरी श्योर ऑन दैट। चलो भाई अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे भी ये भी ग्रेविटेशन का क्वेश्चन है। द रेशियो ऑफ एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ और ऑन अर्थ इज VE टू दैट ऑफ एस्केप वेलोसिटी ऑन अ प्लैनेट VP पता लगानी है। पर ये ज़रूर बोला है कि उस प्लैनेट पे रेडियस और मीन डेंसिटी जो है दोनों अर्थ की डबल है। तो एस्केप वेलोसिटी ऑन अर्थ टू एस्केप वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट का रेशो पता लगाओ। तो पहले तो एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला इज √2gm/r होता है। तो अगर मैं डेंसिटी के टर्म्स में लिखना चाहूँ तो मास को मैं लिख सकता हूँ 4/3 πr³ इंटू डेंसिटी। करेक्ट एवरीवन। तो इससे मुझे समझ में आता है कि हम बात कर रहे हैं r² इंटू रो प्रोपोर्शनैलिटी की। ऐसा क्यों बोला मैंने? क्योंकि यहाँ से तुम देख सकते हो कि ये r और ये r³ में कैंसिलेशंस होंगे, और जब वो कैंसिलेशंस होंगे तो अंडर रूट के अंदर यू विल बी ओनली लेफ्ट विद r², और बाकी सब 2g इंटू 4π/3 सब कॉन्स्टेंट्स हैं। तो वेरिएबल क्वांटिटीज़ बस ये रह गई हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी ऑन अर्थ टू एस्केप वेलोसिटी ऑन प्लैनेट की जब बात करूं तो अंडर रूट ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर डेंसिटी ऑफ अर्थ, लेकिन उस प्लैनेट की रेडियस डबल है तो 4r² मिलेगा, और डेंसिटी भी डबल है तो 2 रो मिलेगा। तो सिंप्लीफाई करने पे 1/√8 आ जाएगा, और इसका मतलब ये हो गया कि वैल्यू आ जाएगी 1/2√2। तो 1:2√2 इज द आंसर टू आर दिस क्वेश्चन ऑल्सो। ओके जनता, चलें आगे। ये है थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन, तो यहाँ थोड़ा पेशेंस और टाइम दोनों तुम्हें लगाना पड़ेगा। अ स्मॉल होल ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2 mm² इज प्रेजेंट नियर द बॉटम ऑफ अ फुल्ली फिल्ड ओपन टैंक। ठीक है, तो इसको हमने मान लो ऐसे रखा हुआ है, तो उससे कुछ पानी बाहर आ रहा है। ओके, और कुछ h हाइट तक पानी उसके ऊपर भरा हुआ है, जिसकी वैल्यू हमें बताई गई है 2 मीटर्स की। तो क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट विल बी द रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर, दैट मीन्स वॉल्यूम फ्लो रेट कितना है ये पता लगाना है। ऑप्शन से भी समझ में आता है, मीटर क्यूब पर सेकंड की बात हो रही है। तो वॉल्यूम फ्लो रेट होता क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू वेलोसिटी। तो भाई वॉल्यूम पर यूनिट टाइम निकालने के लिए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लाइड बाय 2gh इन अंडर रूट विच इज़ द वेलोसिटी ऑफ ई फ्लक्स, है ना। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है 2 × 10⁻⁻6 मीटर² and 2 × 10 × 2 in under root, that means 4 × under root 10
इंटू 10⁻⁻6। अब देखो फिर से कैलकुलेशंस अवॉइड करने का तरीका, अगर ये √9 होता तो 3 बाहर आता और 3 4s are 12 हो जाते, 3 4s are 12 होते तो 12 इंटू 10⁻⁻6 से आंसर ऑप्शन ए के पास मिलता है, और वही होने वाला है क्योंकि √10 का वैल्यू जो है वो थोड़ा सा 3 से बड़ा होगा, तो आंसर भी 12 से थोड़ा ज़्यादा बड़ा होगा। तो सॉल्व करने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ती है जेई और नीट जैसे एग्जामिनेशन में, बिकॉज दे डोंट वांट टू चेक योर कैलकुलेशन स्किल्स, याद रखना। They only want to see how good you are as far as the applications of the concepts are concerned. Okay जनता, तो ये है वॉल्यूम फ्लो रेट। ओके, करेक्ट आंसर ऑप्शन है। चलो अगला सवाल, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज गिवन बाय दिस इक्वेशन। लेकिन तुम्हें पता है कि इस इक्वेशन में एक a0 दिखाई दे रहा है जो कि हार्मोनिक मोशन नहीं बता सकता क्योंकि वो एक कांस्टेंट है। तो हार्मोनिक मोशन होने के लिए हार्मोनिक फंक्शंस की पॉइंट ऑफ व्यू से ही बात हो रही है। तो ये हमें बताने की कोशिश कर रहे हैं इस क्वेश्चन से कि भाई ओरिजिन से मेजरमेंट ना होके एक a0 डिस्टेंस के बियॉन्ड ही ये SHM हो रहा है, यहाँ से यहाँ के बीच में ही SHM हो रहा है। मे बी दिस इज योर मेन पोजीशन। तो ये एम्पलीट्यूड है, ऐसे ऐसे ऑसिलेशंस हो रहे हैं, समझ में आई बात। तो जो इक्वेशन ऑफ SHM होनी चाहिए उसे थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा तुम्हें। तुम बोल दोगे कि y माइनस a0 विच इज y डैश विच इज a साइन ओमेगा t, ओके, प्लस b cos ओमेगा t, दैट्स योर इक्वेशन ऑफ SHM मोर लाइक टू हार्मोनिक फंक्शंस। तो अब फेजर डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। हमें पता है कि ये वेक्टर अगर a है तो उससे π/2 के फेज डिफरेंस पे ही b वेक्टर आने वाला है। तो इनका जो रिजल्टेंट होगा बच्चों वो होगा a² प्लस b² इन अंडर रूट, एंड दैट इज योर आंसर। ये है रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। इस वाले SHM का एम्पलीट्यूड a, उस वाले का एम्पलीट्यूड का SHM का एम्पलीट्यूड b, उन दोनों का रिजल्टेंट जो है अंडर रूट ऑफ a² प्लस b² आ गया। आंसर इज ऑप्शन बी। ओके नाउ दिस वन, ये भी बहुत बढ़िया अच्छा सवाल है, आई पर्सनली लाइक इट। हमेशा याद रखना कि k इंटू एल का वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहता है, ये वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहता है, ठीक है। तो अभी क्योंकि मुझे 1:2:3 में डिवाइड करना है, 1 + 2 + 3 6 होता है, तो मैं मान लेता हूं कि मेरे पास जो अभी लेंथ है स्प्रिंग की वो 6L है, ठीक है। तो पहले वाले पार्ट में K1 इंटू L, उसका लेंथ L होगा, शुड बी इक्वल टू टोटल स्प्रिंग कांस्टेंट K इंटू 6L है। तो यहाँ से मुझे K1 का वैल्यू मिलता है 6K, ठीक है जनता। सिमिलरली K2 इंटू 2L, सेकेंड वाले पोर्शन का लेंथ 2:2 रेशो में जा रहा है, तो 2L इक्वल टू K इंटू 6L। मैं ये क्या लिख रहा हूँ, मैं ये चीज़ लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, टोटल लेंथ इज 6L ओनली। ओके, तो यहाँ से K2 का वैल्यू मुझे मिलता है 3K, एंड लास्ट इज K3 मल्टीप्लाइड विद 3L एंड K इंटू 6L, तो K3 का वैल्यू आता है 2K। अब अगर इन तीनों को सीरीज में कनेक्ट कर दिया तो वापस से पूरी स्प्रिंग बन जाएगी वैसे तो K डैश का वैल्यू एक्चुअली K के बराबर आना चाहिए। और अगर तुम्हें ये क्रॉस चेक करना है तो वो भी कर सकते हो, 1/K डैश विल बी इक्वल टू 1/K1 प्लस 1/K2 प्लस 1/K3। तो सिंप्लीफाई करोगे तो ये तुम्हें मिलेगा 6/6K और दिस इज 1/K। दैट मीन्स K डैश इज इक्वल टू K, द ओरिजिनल स्प्रिंग इट इज फॉर्म। तुमने कट किया और वापस से ज्वाइन कर दिया तो वापस से ओरिजिनल स्प्रिंग बना दी, तो इसीलिए K आया। और पैरेलल में अगर बात करूं K डबल डैश, तो तीनों ऐड हो जाएंगे, K1 प्लस K2 प्लस K3, सो दैट इज 6K प्लस 3K प्लस 2K, सो K डबल डैश इज 11K। दैट मीन्स K डैश बाई K डबल डैश की वैल्यू आती है 1/11। दैट मीन्स ऑप्शन बी इज आर करेक्ट आंसर।
व्हाट डू यू से गाइस? आया समझ में? साइड में हो गया हो ताकि तुम लोग एक बार क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लो, सोल्यूशन को ध्यान से देख लो, है ना? तो कॉन्सेप्ट याद रखना, स्प्रिंग का जो टोटल के वैल्यू है, ओके, उसका और लेंथ ऑफ द स्प्रिंग का जो मल्टीप्लिकेशन है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, फिर उसे कट करते जाओगे तो भी ये फंडा वैलिड रहेगा। ओके, सो आंसर इज बी एंड हियर वी आर टू द लास्ट क्वेश्चन। उसके बाद में यू विल हैव योर होमवर्क क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में बोला है कि इन अ गिटार टू स्ट्रिंग्स ए एंड बी, they are made up of same material, are slightly out of tune and they produce 6 hertz का beats. Okay, that's good. तो अगर B को थोड़ा सा टेंशन डिक्रीज किया, मतलब फ्रीक्वेंसी डिक्रीज की उसकी, जब हम गिटार की स्ट्रिंग को लूज करते हैं तो ये लूज होती चली जाती है। तो जितना ज़्यादा ये लूज होती जाती है उतना ज़्यादा इसकी साउंड मोटी होती चली जाती है। जितना ज़्यादा इसकी साउंड मोटी होती जाती है उतना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी रिड्यूस होती चली जा रही है। तो हैवी साउंड मतलब बल्कि साउंड मतलब यू हैव लो फ्रीक्वेंसी, बट व्हेन यू हैव अ वेरी थिन साउंड दैट इज वेयर यू हैव हाई फ्रीक्वेंसी। ओके, सो आई होप दैट आई मेड इट क्लियर कि टेंशन कम होने पर लाइफ अच्छी रहती है और यहाँ पे टेंशन कम होने पर फ्रीक्वेंसी कम होती है। ओके ओके, सो हमें बताया गया है कि ए की फ्रीक्वेंसी 530 हर्ट्ज है। तो फॉर ए देखना ज़रा कि कर क्या रहे हैं हम लोग। ए की फ्रीक्वेंसी है बच्चों 530 हर्ट्ज। तो इसमें बी की फ्रीक्वेंसी टू प्रोड्यूस 6 हर्ट्ज का बीट्स, ओके, 6 हर्ट्ज का बीट प्रोड्यूस करने की दो पॉसिबिलिटी, एक 536 हर्ट्ज हो सकती है फ्रीक्वेंसी ऑफ बी, या फिर 524 हर्ट्ज हो सकती है फ्रीक्वेंसी ऑफ बी। हमसे इन्हीं दोनों में से कौन सी एक्चुअल वैल्यू है फ्रीक्वेंसी ऑफ बी की वो पूछा गया है। अब क्वेश्चन में बताया गया है कि टेंशन इन बी इज रिड्यूस्ड, देयरफॉर फ्रीक्वेंसी ऑफ बी विल ऑल्सो बी रिड्यूस्ड। ओके, तो हम 7 बीट्स क्रिएट करने के लिए ज़रा इसको रिड्यूस करते हैं। तो ये बनेगा 523 हर्ट्ज, ताकि इन दोनों मित्रों के बीच में गैप 7 का हो जाए, 530 और 523 के बीच में। आई होप यू गाइज आर फॉलोइंग मी ऑन दिस। ओके, और यहाँ अगर रिड्यूस करूँगा तो 535 हर्ट्ज आ जाएगा। तो ज़रा चेक करके देखो इन दोनों के बीच में कितना गैप आया। ये हो गया 5 हर्ट्ज का गैप, विच इज़ नॉट द केस दैट वी वॉन्ट। हमें चाहिए 7 हर्ट्ज का गैप। दिस इज़ नॉट वर्किंग, तो आंसर ये नहीं है फॉर श्योर। लेकिन अगर यहाँ चेक करके देख लें तो ये हो गया 23 और 530, दैट मीन्स 7 हर्ट्ज का गैप। दैट मीन्स जो फ्रीक्वेंसी ऑफ बी है वो कितनी हो गई, 524 हर्ट्ज। पहले 530 हर्ट्ज ए की फ्रीक्वेंसी थी, उससे 6 बीट प्रोड्यूस करने के लिए या तो 536 पॉसिबल है या 524 पॉसिबल है, क्योंकि दोनों का गैप 6 हर्ट्ज है। लेकिन अब फ्रीक्वेंसी गिराने पर 7 हर्ट्ज का गैप हो जाएगा, तो फ्रीक्वेंसी गिराने पर ये 523 होता है, वो 535 होता है, टू गिव पॉसिबली अ गैप ऑफ दिस मच। क्योंकि फ्रीक्वेंसी जितना ज़्यादा गिराता जाऊंगा ये गैप उतना कम होता जाएगा, जबकि यहाँ ये गैप बढ़ता चला जाएगा। एंड दैट इज़ वाई द करेक्ट आंसर ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ बी इज 524 हर्ट्ज। एंड हियर कम्स योर होमवर्क प्रॉब्लम। तो जनता, ये है होमवर्क क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू गाइस। इस क्वेश्चन को ट्राई करना है, सॉल्व करना है और आंसर मुझे कहाँ बताना है। टेल मी योर आंसर्स। ओके, तो कमेंट बॉक्स में क्या क्या चीज़ें बताओगे, कमेंट बॉक्स में मुझे बताना योर आंसर प्लस योर नेम प्लस योर सिटी। ओके, so that I will show the names of the students in the next session along with the details. तुम्हारे नाम और तुम्हारे सिटी के नाम के साथ में तुम्हारा जो सोल्यूशन है, अगर वो करेक्ट है, आंसर जो करेक्ट है, सोल्यूशन नहीं आंसर बताना सिर्फ, तो आई एम गोइंग टू शोकेस दैट इन द नेक्स्ट स्प्रिंट सेशन ऑफ नीट। ऑप्शंस तुम्हारे सामने हैं, 2020 का सवाल है। ओके जनता, और अगर तुम्हें और ज़्यादा ऐसे सेशंस चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, और क्या चीज़ें हैं जो तुम्हें बॉदर कर रही हैं वो बताओ,
और अगर बिल्कुल पर्सनलाइज लेवल पे ही पढ़ना चाहते हो, तुम चाहते हो कि सारे मास्टर टीचर्स जो वेदांतु में हैं, इंक्लूडिंग मी, इंक्लूडिंग हर्ष महेश्वरी सर, हर्ष प्रियम सर और भी मास्टर टीचर्स, हम सारे के सारे वेदांतु के वेव प्लेटफॉर्म पे भी पढ़ाते हैं, जहाँ पे आप हमसे और भी ज़्यादा पर्सनलाइज लेवल पे कनेक्ट हो सकते हो। नॉट ओनली जस्ट दैट, कंटेंट पॉइंट ऑफ व्यू से मोरलेस तुम्हें सारा कंटेंट कहीं से भी मिल जाता है, बट यू नो दैट कि नीट या जेई जैसे एग्जामिनेशन की जब हम बात करते हैं, तो नीट के एग्जामिनेशन में जब तक हम लोग प्रैक्टिस पेपर्स नहीं दें, जब तक हम मॉक टेस्ट ना दें, जब तक हम टेस्ट सीरीज ना लगाएं, तब तक हमें वो फाइनल लैप वाली फीलिंग नहीं आती है और हमें हमारी खुद की परफॉर्मेंस का एक्चुअल इवैल्यूएशन नहीं मिलता है। सो वी हैव दैट सोल्यूशन फॉर यू गाइज, बट हाँ, that is not free of cost. There is some fees which is involved, and that course that I'm talking about is the NEET Crash Course Lite. Okay, so it's a crash course lite, very affordable. That is, there are total 120 recorded interactive sessions, 30 zoology, 30 botany, 30 physics और 30 chemistry के टोटल 120 सेशंस हैं, जिसमें तुम्हें लाइव डाउट सॉल्विंग सपोर्ट मिलता है क्लास में। ठीक है बहुत अफोर्डेबल, लेकिन अनलाइक एनी अदर रिकॉर्डेड सेशन दैट यू गेट, जहाँ पे आप बोल सकते हो कि यूट्यूब पे भी अवेलेबल हैं सारे क्रैश कोर्सेज। हमें जो पढ़ते समय डाउट आते हैं, हम जो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसमें हमें डाउट आते हैं, या कोई कॉन्सेप्ट जब हम देख रहे हैं वीडियो में तो हमें डाउट आता है, तो उसे बताने वाला कोई होना चाहिए। एंड लेट मी टेल यू एवरीवन, it is there in this crash course lite. Okay जनता, also if I speak about what else do you get, मैंने जैसा बोला कि यार तुम्हें टेस्ट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो 10 पार्ट टेस्ट मिल रहे हैं तुम्हें इसमें और 10 फुल टेस्ट भी मिल रहे हैं। तो there are a lot of tests for you to practice and also see कि आप बाकियों के कंपैरिजन में कहाँ खड़े हो, तो आपको अपनी परफॉर्मेंस का आइडिया मिलता है। यू हैव अराउंड 90 असाइनमेंट्स टू सॉल्व, तो तुम्हें कोई और स्टडी मटेरियल ना परचेज करना है और ना परेशान होने की ज़रूरत है, क्योंकि इस असाइनमेंट में अलॉन्ग विद द सॉल्यूशंस आपको असाइनमेंट्स दिए जाते हैं। ओके, तो हु आर द टीचर्स हु आर गोइंग टू बी देयर? तो जैसा कि मैंने बोला कि देर आर मेनी मास्टर टीचर्स अपार्ट फ्रॉम द वन दैट यू सी ऑन यूट्यूब। सो वी हैव राहुल पांडे सर, बीटेक फ्रॉम NIT भोपाल, हु इज गोइंग टू कोच यू फॉर दिस क्रैश कोर्स। देन वी हैव Sudarshan Prem Kumar sir, okay, and he is an amazing master teacher for chemistry. Apart from that, we have Bhumika Mehta ma'am, and she has like 500 plus NEET selections in MBBS, BDS, BAMS, BHMS and others. मुझे full form पता है by the way. Okay, that is dentistry, okay, dental science, Ayurveda and homeopathy. Yeah. Okay जनता, तो देखो पूरा शेड्यूल ऑलरेडी रेडी है, डोंट वरी। अभी नहीं भी गो थ्रू कर पा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला फिजिक्स का शेड्यूल, केमिस्ट्री का शेड्यूल, बॉटनी का शेड्यूल, जूलॉजी का शेड्यूल, ये इन द फॉर्म ऑफ PDF में तुम्हें प्रोवाइड वैसे भी करने वाला हूँ। तो ऑल इन ऑल जनता, कोई भी और क्रैश कोर्स अगर तुम कंपेयर करते हो वेदांतु क्रैश कोर्स लाइट के साथ में, तो first of all the class interaction is zero. I would not even say low, it is zero in any recorded session, because it is only you watching it on a mobile phone or a tab or on a laptop. But here you have your entire students batch which is watching it along with you, and you have your live class doubt support. मतलब तुम्हारे क्लास टीचर्स जो हैं वो लाइव होते हैं, सारे क्विजेस जो आप देते हो वो लाइव, हॉटस्पॉट्स लाइव, पोल्स भी लाइव, आपके माइलस्टोन्स और आपका ओवरऑल परफॉर्मेंस सब कुछ आपको लाइव बताया जाता है, विच इज़ मिसिंग इन एनी ऑफ द क्रैश कोर्स दैट यू मे कम अक्रॉस द कंट्री। ओके, सो जनता, as I said, it is extremely affordable. So this is ideally people think and charge minimum 5,000, 7,000, 8,000 rupees for a crash course which is recorded. But at Vedantu, we are building that gap, bridging that gap for students who are really motivated, जिनको नीट क्रैक करना है लेकिन कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पैसा भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहते। So for those students, you guys can see that this is coming at a cost which is much lesser than 20 rupees per session. 190 सेशंस आपको मिलने वाले हैं। अगर 90 सेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ, सॉरी, देर आर टोटल 120 सेशंस। इन JEE we have 90 सेशंस because the exam is very close and the subjects are also 3 only. तो यहाँ से अगर तुम कैलकुलेट करने की कोशिश करोगे बच्चों, तो you can see that this is coming out to be less than 20 rupees per session, 1800 rupees only
ज्वाइन करने का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ओके, तुम्हें कूपन कोड भी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बिकॉज इट इज़ ऑलरेडी अप्लाइड ओवर देयर। ठीक है, so all you have to do is just go and grab this opportunity by both hands. Okay, so everyone, this is your Mogambo's very first NEET session ever on this channel, है ना। और ऐसे सेशंस और लेके आता रहूँगा। कमेंट्स बॉक्स में मुझे अपने होमवर्क क्वेश्चन के आंसर के अलावा, जैसा मैंने बोला, बताओ सेशन कैसा लगा और क्या चीज़ें चाहते हो तुम जिससे कि तुम्हारी नीट की प्रेपरेशन की जर्नी जो है वो आसान हो जाए, स्मूथ हो जाए, सब कुछ मिलेगा। यू टेल मी इन द कमेंट बॉक्स, आई एम गोइंग टू मेक श्योर दैट वी आर डिलीवरिंग दैट टू यू। ओके, अगर इस सेशन में की हुई चीज़ें पसंद आई तो आई वॉन्ट यू पीपल टू डेफिनेटली टेल मी, हेल्प मी एंड शो मी योर लव एंड सपोर्ट बाय लाइकिंग द वीडियो। अगर चैनल पे नए हो तो डेफिनेटली सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और अपने मित्रों के साथ शेयर करना मत भूलना, सो दैट ऑल द स्टूडेंट्स हु आर लुकिंग फॉर all this help, they get this help. Okay, so I'll see you all very soon. Till then, take care. Bye bye.